चलिए बच्चों, तो आज हमारा जो मैराथन सीरीज है उसका आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है। अभी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला बेसिकली तो जो आपके टॉपिक है लीगल सिस्टम वाला उसी का पार्ट है, बट इसको हम लोग एक अलग यूनिट मानते हुए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड क्या होता है या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड किस तरीके से काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड, राइट। एक चीज देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स की, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है या चलने वाला है या चल सकता है, तो हमने उसका एक ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करी है। एक ऑल्टरनेट हम लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश करी है कि कोई हमें ऑल्टरनेट मिल जाए उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, बजाय कोर्ट के प्रोसीडिंग में जाने के। अब इसका जो मैकेनिज्म हमारे पास में है, कोर्ट वाला तो सबके पास में अवेलेबल है, लिटिगेशन कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जाना चाहते नहीं, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ तरीके होते हैं जिनको, जैसे आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कॉन्सिलेशन है, नेगोशिएशन है। ये सारे जो है वो मेथड्स हैं जिनसे हम लोग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं बिना कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के। ठीक है ना। देखो, उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, आपको यहाँ पे लाइन लिखी हुई बड़ी अच्छी सी, disputes resolving disputes through mechanism that do not involve court or litigation। ऐसा कोई भी तरीका जिसमें कोर्ट का या किसी भी तरह के लिटिगेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको ये मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये मेथड्स हो सकते हैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन या नेगोशिएशन, और या फिर इसी तरह का कोई और अगर है तो। पहली चीज, नाउ द aforementioned procedures of the dispute resolution can be categorized into the two broad categories। अब हमारे पास डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की दो कैटेगरीज है। दो कैटेगरीज नहीं है एक्चुअली में, अभी अभी ऊपर समझाया मैंने आपको कि हमारे पास में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, और ये दो तरीकों में एक तरीका तो हो गया कौन सा वाला, लिटिगेशन वाला, ठीक है ना, और एक हो गया हमारा एडीआर। एडीआर मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। तो दो हमारे पास तरीके हैं। ठीक है, पहला जो एडजुडिकेटिव प्रोसेस है, इस एडजुडिकेटिव प्रोसेस में हम लोग किसी जज या आर्बिट्रेटर को शामिल करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, the aforementioned procedure of dispute resolution can be categorized in two broad categories। one is adjudicative process और one is consensual process। कॉन्सेंसुअल प्रोसेस तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे दो लोगों ने आपस में सहमति से किसी चीज का सोल्यूशन निकाला। ठीक है, जब दो लोगों ने आपस में अपनी सहमति से किसी भी तरीके से, कॉन्सेंसुअल मतलब आपस में सहमति से, राइट। पहले अगर हम एडजुडिकेटिव प्रोसेस की बात करें, तो इन एडजुडिकेटिव प्रोसेस कोई जज या आर्बिट्रेटर जो है, ही डिसाइड्स द केस एंड डिटरमाइंस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। ये जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको ही लिटिगेशन बोलते हैं, जो भी हमने बोला यहाँ पे लिटिगेशन वाला। इसमें एडजुडिकेटिव, और एडजुडिकेटिव का मतलब होता है एडजुडिकेशन करना। एडजुडिकेशन करने का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि एक्यूज्ड है, वो गिल्टी है या नहीं। इसको बोलते हैं एडजुडिकेशन प्रोसेस, राइट। एडजुडिकेशन प्रोसेस बोलने या एडजुडिकेटिव प्रोसेस बोलने एक ही बात है। सो एडजुडिकेशन प्रोसेस का मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें जो कोई भी व्यक्ति, वो जनरली जज ही होता है, कोई कोर्ट होगी उनके जज होंगे, तो जज साहब ये निर्धारित करेंगे, ये करेंगे कि भैया ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो एक्यूज्ड है, ये गिल्टी है या नहीं। उसको बोलते हैं एडजुडिकेटिव प्रोसेस या एडजुडिकेशन प्रोसेस, राइट। वही डिसाइड करेंगे कौन सी पार्टी के क्या राइट्स है, कौन सी पार्टी के क्या ऑब्लिगेशन है। तो लिटिगेशन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो तरीका सबसे कॉमन, जो कि ज्यादातर लोगों को पता है, जो कि ज्यादातर हमने देखा सुना आज तक, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस का मतलब एडजुडिकेटिव प्रोसेस, यानी कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट डिसाइड करेगा मतलब जज साहब जो बैठे हैं वो, या जो भी आर्बिट्रेटर है, वो डिसाइड करेंगे कि भैया कौन सही कौन गलत, किस पार्टी के क्या राइट्स हैं, किस पार्टी के क्या ऑब्लिगेशंस है। ठीक है। एक चीज, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज लिटिगेशन। लिटिगेशन इज इनिशिएटेड व्हेन वन पार्टी फाइल्स सूट अगेंस्ट अदर, राइट। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, कोर्ट में केस कर दो। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये इतना कॉमन है कि अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे तो भी हो जाएगा, राइट। एडजुडिकेटिव प्रोसेस में हमने जैसा कहा, दो छोटी सी बातें हैं। कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के ऊपर केस करती है कोर्ट में, राइट। इसको बोलते हैं सूट फाइल करना।
तो कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर केस फाइल करेगी, सूट फाइल करेगी, और कोर्ट के अंदर जो जज साहब बैठे हैं, जो आर्बिट्रेटर बैठे हैं, आर्बिट्रेटर मतलब जज साहब ही हैं, कोई आर्बिट्रेटर नहीं होता, वही आर्बिट्रेटर है, वो डिसाइड करेंगे कौन सही कौन गलत, किस पार्टी के क्या राइट्स है, किस पार्टी के क्या ऑब्लिगेशंस है। ये बिल्कुल फॉर्मल स्ट्रक्चर में चलेगा एंड गवर्न बाय द रूल्स, ठीक है ना, रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। तो यहाँ पे बड़ी स्पेसिफिक चीजें हैं भाई साहब, राइट। जज डिसाइड्स द केस and determine the rights and obligation, initiated when one party files suit against other party, formal, governed by the rules of evidence and procedure। पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म है, दोनों पक्षों की गवाही होगी, दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करनी है, दोनों को सबूत पेश करने हैं, और जो जज साहब है वो नेचुरल सी बात है इम्पार्शियल होंगे, होते ही है, सामान्य तौर पे ऐसा ही माना जाता है कि जो जज साहब है वो एकदम इम्पार्शियल एटीट्यूड के साथ में इसका फैसला देंगे, जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग्स होंगी उनके बेसिस पर, और जो भी लॉ एप्लीकेबल है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये डिसाइडेड रेजोल्यूशन या आउटकम डिसाइडेड ऑन द फैक्चुअल क्वेश्चंस एंड द एप्लीकेबल लॉ। तो कोर्ट क्या करता है, जो भी आपके सामने फाइंडिंग्स आती है, जिसको हम फैक्ट्स ऑफ द केसेस बोलते हैं, वो और जो भी लॉ के प्रोविजन है उनको ध्यान में रखकर हम लोग अपना सोल्यूशन देते हैं। द वर्डिक्ट्स ऑफ द कोर्ट इज बाइंडिंग। वर्डिक्ट्स का मतलब होता है फैसला। तो कितने देखो सिंपल से फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पर बना दिए। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, और ये हो गया छठा, और ये हो गया सातवां। ये जो छठा ना, ये 6 नंबर का, ये पूरा एक ही है। डिसाइडेड ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग्स ऑफ द केस एंड एप्लीकेबल लॉ, वर्डिक्ट्स ऑफ द कोर्ट इज बाइंडिंग, बोथ द पार्टीज हैव अ राइट टू अपील। ये हो गया इसका 7वां पॉइंट। दोनों पार्टीज के पास में आगे अपील करने का राइट है टू अ हायर कोर्ट। बिल्कुल कर सकते हो, आपका अधिकार है। तो बिल्कुल फॉर्मल सिंपल सी बातें हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे केस करेगी कोर्ट में, जिसको हम बोलते हैं केस सूट फाइल करना। वहां से जब कोर्ट में केस जाएगा तो जो इम्पार्शियल जज होंगे, जज साहब होंगे, वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सही कौन गलत, किसके राइट्स क्या है, किसकी ड्यूटीज क्या है। तीसरा फॉर्मल प्रोसेस है। चौथा रूल्स और जो लॉ है उनके आधार पे, रूल्स अपने इसके खुद के रूल्स ऑफ एविडेंस एंड ऑल। पांचवा कोर्ट जो फैसला देगा वो जो एविडेंसेस अवेलेबल है उनके आधार पे देगा, जो लॉ एप्लीकेबल उनके आधार पे देगा। छठा कोर्ट के फैसले की बाइंडिंग एनफोर्समेंट है, कंपलसरी है। और सातवां, दोनों पार्टीज के पास में ये ऑप्शन है कि दोनों ही पार्टीज कोर्ट से परे जाकर, यानी आप चाहें तो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तब तक जब तक कि बिल्कुल वो ना आ जाए। तो ये वाला तो देखो एडजुडिकेटिव प्रोसेस तो ये वाला हो गया। तो ये तो देखो बड़ा कॉमन है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, सब बच्चे जानते हैं। अब हमें जो ये पढ़ना भी नहीं है, हमें पढ़ना है एडीआर, कि भैया एडीआर क्या है। कि अगर हम लोग उस पूरे भसड़ में ना जाएं, इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है, और हम लोग चाहते हैं आसानी से काम हो जाए, तो क्या करें। तो यहां पर क्या होता है, पार्टीज themselves attempt to reach an agreement with or without the help of third party mediator। तो पहला फीचर, दोनों पार्टीज ने बोला यार कोर्ट में कौन जाएगा, यहीं पे अपन इसको सेटल आउट कर लेते हैं। दोनों पार्टीज मिलकर जो है उसके ऊपर सोल्यूशन निकालती है, और वो सोल्यूशन में इस बात की कोशिश की जाती है कि किसी थर्ड पार्टी को मतलब कोर्ट में ना जाए। हाँ, आप मीडिएटर को बैठा सकते हो अगर आपको लगता है तो। मेथड्स ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डू नॉट इन्वॉल्व लिटिगेशन। हाँ, तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट में ही जाना था तो फिर एडीआर क्यों करते। It depends on agreement, right? You get point number 1. Depends on agreement by the parties to use ADR process, right? Before, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, एक तो तरीका ये है कि जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट में आप लिख दो कि भैया अपन लोग जो है, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो, सबसे बढ़िया तरीका है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने मेंशन कर दिया कि भैया जो ये जो है डिस्प्यूट अगर आएगा तो अपन एडीआर करेंगे। नहीं लिखा कोई बात नहीं, बाद में डिसाइड कर लो, यानी हो सकता है पहले से डिसाइडेड हो सकता है ना भी। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टेक्निक्स कैन बी एम्प्लॉयड इन सेवरल कैटेगरीज, बहुत सारे हमारे है ना। इसका यूज कहां करना है, वेयर टू यूज, कैन बी यूज्ड इन ऑल काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स सच एज सिविल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फैमिली, कोई सभी, राइट। तो ये हमारे पास 3 बातें याद रखने की हैं। कॉन्सेंसुअल प्रोसेस या जिसको आप एडीआर बोलते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज आपस में सहमति से कोर्ट के बाहर फैसले को कर देती हैं, पहली चीज। और पहले से डिसाइड कर सकते हो, बाद में भी डिसाइड कर सकते हो। तीसरा, किसी भी तरह के डिस्प्यूट पर, चाहे सिविल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, किसी में भी। सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, राइट। अब देखते हैं कि लॉ क्या कहता है, कि क्या लॉ अलाउ करता है क्या एडीआर को, लॉ में परमिटेड है क्या। तो पहला है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। Where it appears to the court that there is a possibility of settlement between the parties, court shall formulate the terms of settlement and give them
parties for their observation and receiving the observation of the parties. Court may reformulate the terms of possible settlement and refer the same to arbitration, conciliation, mediation और judicial settlement. पहला तो है settlement of dispute outside the court. देखिए कई बार क्या होता है कोर्ट में केस जाता है, अब पहले से पार्टीज के बीच में डिसाइडेड नहीं था कि हम लोगों को आपस में एडीआर करना है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब डिसाइडेड नहीं था, चले गए कोर्ट में दोनों में, कोर्ट को लगता है कि यार ये तो मैटर जो है अपन एडीआर से कर सकते हैं, तो कोर्ट उनके सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, ठीक है ना, और पार्टीज को देता है, पार्टी से पूछता है भैया तुम्हारे ऑब्जर्वेशन बताओ। कोर्ट को भी क्या अच्छा नहीं लगता जी कोर्ट में केस चले, तो कोर्ट ने भी एक बड़ा तरीका निकाला, कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसा है, मुझे लगता है तुम्हारा एडीआर हो सकता है, तो मैं तुम्हें कुछ टर्म्स ऑफ सेटलमेंट बताता हूँ, पॉसिबल, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम उसको पॉसिबल टर्म्स ऑफ सेटलमेंट बता रहे हैं कि भैया ये हमारा पॉसिबल, हम सजेस्ट कर रहे हैं जज साहब कि भैया तुम लोग ऐसे आपस में बात करके मैटर को सुलझा सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, और फिर पार्टीज को बोल देंगे कि भैया तुम लोग अपने इस पे चर्चा कर लो, फिर दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्जर्वेशन लेके कोर्ट में जज के सामने आएंगे कि सर आपने जो हमें बोला था हमने वर्कआउट करा, उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ यार इनके बीच में सेटलमेंट हो सकता है, ये लीगल प्रोसीडिंग में जाने की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट उस मैटर को आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट या मीडिएशन, शॉर्ट में बोलूं तो एडीआर के लिए रेफर कर सकता है, कोर्ट उसे एडीआर के लिए रेफर कर सकता है, where dispute has been referred for arbitration और conciliation। अब ये ज्यादा काम का नहीं है, अगर आर्बिट्रेशन है कॉन्सिलेशन के लिए, मैं आपको भी समझाऊंगा आर्बिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सिलेशन क्या होता है, मीडिएशन क्या होता है, वो चर्चा भी हम करेंगे एक एक करके। तो कोर्ट ने अगर आर्बिट्रेशन या मीडिएशन के लिए रेफर करा तो आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलेशन एक्ट 96 लगेगा, मीडिएशन के लिए रेफर करा तो उसके लिए दोनों पार्टीज एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि कोर्ट बताएगा, लोक अदालत में रेफर करा तो लोक अदालत के अकॉर्डिंग चलेगा जिसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट लगेगा, जुडिशियल सेटलमेंट के लिए करा तो कोर्ट उसको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वगैरह को रेफर करेगा, जैसे मान लीजिए दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट ने आईसीए को मैटर रेफर कर दिया, सीएसीएमए के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो आईसीएमए को रेफर कर दिया, इस तरीके से कोर्ट किसी इंस्टीट्यूशन को रेफर कर देता है जो उसमें एक्सपर्टीज कैरी करते हैं, और ये सही तरीका भी है क्योंकि वो लोग चूंकि उसमें एक्सपर्टीज कैरी करते हैं तो दे कैन गिव बेटर सोल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर इशू। तो इस तरीके से कोर्ट डिसाइड करेगा कि भैया, मैं फिर बता दूं आपको, यहां पार्टीज ने एडीआर की शुरुआत नहीं करी, यहां पे कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने उनको बोला कि भैया तुम एडीआर कर सकते हो, और उनको ऑफर दिया, कुछ बताया, उनके आधार पे जो कोर्ट ना फिर ये कोर्ट डिसाइड कर लेता है कि ठीक है भाई उनको देंगे, भाई सोचो जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, यहाँ इस बात का बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है, कोर्ट तो खाली आपको सजेस्ट करता है कि भैया तुम जो है एडीआर कर सकते हो, ये मैं तुमको ऑप्शन बता रहा हूँ, सोच लो, दोनों पार्टीज अपने अपने जो भी उनके ऑब्जर्वेशन से वो लेकर आ जाए, कोर्ट उन दोनों की बात सुनेगा और उसे लगता है कि हाँ यार कर सकते हैं, एडीआर किया जा सकता है, तो कोर्ट डिसाइड कर लेता है कि भाई आर्बिट्रेशन करा लो, मीडिएशन करा लो, कॉन्सिलेशन करा लो या जुडिशियल सेटलमेंट, इस तरीके से। अब अच्छा, और अगर नहीं होता, दोनों पार्टीज आती बोले नहीं नहीं साहब आप तो अपने हिसाब से फैसला सुनाओ, लॉ के हिसाब से फैसला सुनाओ, हमें ये एडीआर मिलेगा, ठीक है नहीं जाना तो बात खत्म, कोई जबरदस्ती नहीं है ना। अब पहले बात करेंगे आर्बिट्रेशन की, आर्बिट्रेशन क्या होता है। देखिए आर्बिट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, एक बंदा अपॉइंट किया जाएगा, एक या एक से ज्यादा, जिसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है। तो आर्बिट्रेशन जो है बेसिकली इज अ टेक्निक फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। ये तो हमें पता है, एडीआर में जितनी भी टेक्निक है वो सारी आउटसाइड द कोर्ट है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये थोड़ी सिंपल सी बात है, राइट। यहाँ पर क्या होता है, पार्टीज टू डिस्प्यूट रेफर इट टू वन और मोर आर्बिट्रेटर, ये पहली चीज है, जो को पार्टीज हैं वो उस केस को किसी एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर के पास रेफर करेंगे, whose decision they agree to bound। एक बार अगर आपने किसी आर्बिट्रेटर के पास रेफर करा तो उसका जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग रहेगा। It is a resolution technique in which third party review and evidence and impose a decision that is legally bound। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो थर्ड पार्टी जिसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है वो एविडेंसेस को देखेगा, राइट, और अपने हिसाब से जो भी डिसीजन होगा वो देगा जो कि लीगली बाइंडिंग रहेगा, लीगली बाइंडिंग भी रहेगा और एनफोर्सेबल भी रहेगा, राइट। तो सेकंड नंबर का पॉइंट और थर्ड नंबर का पॉइंट एक जैसा ही है, लगभग लगभग। मैं काम करता हूँ सेकंड नंबर के पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ, आपके लिए काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं, इसको कर देते हैं दूसरा नंबर। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, पहली बड़ी सिंपल सी चीज है, दो जो है ना, जो भी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है वो एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, आर्बिट्रेटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। आर्बिट्रेटर दोनों की बात सुनेगा, दोनों के एविडेंसेस को देखेगा और जो डिसीजन देगा वो बाइंडिंग है। इसीलिए भाई साहब आर्बिट्रेशन में भी आप इस बात का याद रखना,
कल को कोई बोले कि आर्बिट्रेशन का फैसला आने के बाद में कि भैया मैं, और जो जो जिसके अगेंस्ट में गया वो रोएगा, चिचियाएगा। तो जो बंदा है जिसके अगेंस्ट में डिसीजन गया, वो अगर बाय चांस बोले कि मैं तो नहीं मानता, मानता हूं नहीं, मानना पड़ेगा, लीगली बाइंडिंग है। एडवांटेजेस क्या है इसके, आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस क्या है? थर्ड पॉइंट को हमने एडवांटेजेस बना दिया। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज फास्टर देन लिटिगेशन इन कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में तो क्या बहुत सारे केसेस होते हैं। आपका नंबर देखो, कोर्ट में तो टाइम लगता है, कोर्ट में केस गया टाइम लगेगा, क्योंकि वो तो जैसे नंबर आएगा वैसे नंबर आएगा। आपका नंबर जब आएगा तभी आएगा, आप कुछ कर नहीं सकते। पहला दूसरा हो सकता है 2 महीने बाद सुनवाई हो, फिर 15 दिन बाद सुनवाई हो, ये फास्टर होता है, राइट। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड आर्बिट्रल अवार्ड्स आर जनरली नॉन पब्लिक, ठीक है। सो इट इज लाइक कॉन्फिडेंशियल। ये एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग्स और अवार्ड, बेटा अवार्ड का मतलब डिसीजन है। अब देखिए कोर्ट में केस चलेगा तो कोई भी आ सकता है वहां, तो अनलेस कोर्ट मना कर दे, कॉन्फिडेंशियल। तो ये अच्छा फायदा। सब्जेक्ट मैटर of the dispute is highly technical, arbitrators with appropriate degree of expertise can be appointed। कोर्ट में केस चलता तो देखिए जज साहब, अब हर चीज में तो जज साहब एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना। जज साहब लॉ में एक्सपर्ट है, अग्रीड, जज साहब लॉ में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन लॉ में एक्सपर्टीज होना और टेक्निकल मैटर में एक्सपर्टीज होना अलग अलग है। तो ये कुछ इसके फायदे हैं। फास्टर देन कोर्ट लिटिगेशन, प्रोसीडिंग्स और अवार्ड आर कॉन्फिडेंशियल, subject matter is highly technical, arbitrators with an appropriate degree of expertise can be appointed। ये कुछ फायदे हैं, ऊपर हमने आपको बोला ही था। चौथी बात जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके लिए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 एप्लीकेबल होगा। अब सवाल आता है कि आर्बिट्रेशन करने के लिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की क्या बात होती है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे, सबसे बड़ा आर्बिट्रेशन ही है। उसके बाद एक कॉन्सिलेशन वगैरह तो बहुत छोटे छोटे से हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को, बहुत सिंपल सा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन, अगले 5 से 10 अटेम्प्ट तक इस पे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। नाउ व्हाट इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बेसिकली दोनों पार्टीज का एक कंसेंट है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में 2-4 जनरल बातें मैं आपको समझाता हूँ, राइट। ये दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है, क्योंकि ऊपर हमने आपको बोला आर्बिट्रेशन में जो भी फैसला आएगा वो बाइंडिंग है। कल को कोई पार्टी फैल जाए, मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता नहीं मानता की कोई बात नहीं है, मानना तो पड़ेगा ही। तो मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, पॉइंट नंबर 1। सो इसको समझिएगा जरा ध्यान से, इसीलिए पहले से एग्रीमेंट कराना जरूरी है। सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस एग्रीमेंट बाय पार्टीज टू सबमिट एन आर्बिट्रेशन ऑल ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, ठीक है। कोई भी उन्होंने पहले, अब ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आप पहले भी कर सकते हो बाद में, पहले करा मतलब जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है आपका जिस भी चीज का, उसमें आपने पहले लिख दिया कि भैया अगर कल को डिस्प्यूट आया तो अपन इसको आर्बिट्रेशन में भेजेंगे, राइट। तो वो पहले से हो जाएगा, पहले से नहीं है, बाद में डिस्प्यूट आया, डिस्प्यूट आने के बाद आपने डिसाइड करा आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो अब कर लो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाय पार्टीज टू सबमिट एन आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट, ठीक है। वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल, इतना कुछ जाने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज और इट इज सेपरेट एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज और सेपरेट एग्रीमेंट। ये जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है, जनरली अलग से एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपका जो मेन एग्रीमेंट है, जैसे आज मान लीजिए मैंने और आपने मिलकर कोई सामान खरीदने का, माल बेचने का एग्रीमेंट करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन अपन ने ऐड कर दी कि भैया बस इतना सही, और कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई ऐसा कोई तामझाम नहीं उसके अंदर इकट्ठे करने हैं, बड़ा सिंपल सा है कि आपको लग रहा है आर्बिट्रेशन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात को, यदि आपको लग रहा है कि भाई अपने को बाद में डिस्प्यूट आएगा एडीआर से करेंगे, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ही, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ही आपने एक लाइन ऐड कर दी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ही एक लाइन आपने ऐड कर दी कि भैया जो है आर्बिट्रेशन अगर कल को डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन के थ्रू करेंगे। नहीं करा आपके तो नहीं अलग से, तो अलग से पीछे पेज लगा दो, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मेन एग्रीमेंट के पीछे एक पेज लगा दिया कि भैया डिस्प्यूट आएगा तो आर्बिट्रेशन से करेंगे। ये तो हो गया एग्रीमेंट पहले। अगर मान लीजिए आपको बाद में लगा, जब डिस्प्यूट आया उस समय तो नहीं लगा, डिस्प्यूट आया तब लगा कि अपन तो आर्बिट्रेशन करेंगे, तो बाद में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग, बस इस बात का याद रखिएगा, ये एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में अगर नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन डॉक्यूमेंट। अब ये राइटिंग में होगा कैसे, राइट, इन राइटिंग इफ इट इज, ये होगा कैसे, व्हेन इट इज अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज,
राइट, दोनों पार्टीज ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, या फिर एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलीग्राम्स और अदर मींस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले ही कहा, आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को लेकर इतना ज्यादा कुछ हाइप नहीं करना। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट 2 लाइन में भी बन जाता है। बोला ना, या तो मेन एग्रीमेंट जो है उसके अंदर 2 लाइन लिख दी, या तो अलग से लिख दिया, पेपर लगा दिया। अच्छा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में है या नहीं, ये पैसे पता चलेगा, या तो एग्रीमेंट के अंदर पहले लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट है बकायदा साइन करा हुआ, यानी मेन एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है, अब एग्रीमेंट के पीछे लगा रखा है, दोनों ही केस में साइन होगा। या फिर आप कुछ इस तरीके का मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे आपने बाद में लेटर एक्सचेंज कर लिया, मैंने एक लेटर पे लिख के दे दिया कि भैया अपन कभी भी डिस्प्यूट आएगा, होता है ना, बाद में उस समय नहीं डिसाइड हुआ, आपने मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया आपने, ईमेल कर दिया आपने, कोई भी तरीका जिससे लिखित में हो बस, और कोई लंबला चौड़ा काम नहीं। मैंने आपको लेटर लिख दिया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में मैंने एग्रीमेंट लिखा, एक लेटर बना के भेजा कि भैया कल को कोई भी हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो अपन एडीआर करेंगे, लेटर भेज दिया, करेक्ट। या फिर फर्ज कीजिए मैंने टेलीग्राम कर दिया आपको, मैंने आपको टेलीग्राम मतलब वो वाला टेलीग्राम नहीं, पुराने जमाने में चलता टेलीग्राम वाला, या मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल कर दिया, चलेगा। एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंसेस in which existence of agreement is alleged by one party is not denied by the other। मैंने आपको कोई एक स्टेटमेंट लिखकर भेजा कि भैया अगर कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो अपन एडीआर करेंगे, आपने कोई रिप्लाई नहीं करा, आपने कोई रिप्लाई नहीं करा, इसका मतलब आपका कंसेंट है। तो एडीआर सॉरी और आर्बिट्रेशन इज नॉट लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ द थिंग्स, वेरी नॉर्मल, वेरी स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देन आर्बिट्रेशन इज टू बी रिजॉल्व्ड इन वेरी फॉर्मल वे, आसान तरीके से। The reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if contract is in writing in reference to such as to make arbitration clause part of the contract। ये हमने बस आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनाया कि अगर आपने जो मेन डॉक्यूमेंट है उसी में आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाला हुआ है, वो भी अपने आप में एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग ही माना जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आर्बिट्रेशन को लेकर कोई लंबा चौड़ा काम आपको कुछ नहीं करना। नाउ power of parties, power to refer parties to arbitration where there is an arbitration agreement। अब अगर पहले से arbitration agreement है तो लाजमी सी बात है दोनों पार्टीज के पास में ऑटोमेटिकली एक अधिकार आ गया, दोनों पार्टीज के पास में ऑटोमेटिकली एक अधिकार आ गया कि वो ये जो आर्बिट्रेशन है इसके लिए रेफर, अभी है ना दोनों पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो ऐसे केस में हम दोनों के बीच में अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो कल को डिस्प्यूट आएगा तो दोनों पार्टी को अधिकार है कि वो आर्बिट्रेशन के लिए बोले। So, अगर कल को डिस्प्यूट आता है, in case any of the party of the dispute applies for the arbitration not later than the date of submitting his first statement on the substance of dispute to the judicial authority, right, with whom, before का मतलब ये सामने वाला before है, पहले नहीं, dispute is brought by refer to arbitration notwithstanding any judgment, decree, order of Supreme Court, however if such authority finds prima facie no valid arbitration agreement it may not refer dispute for arbitration। बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है बिल्कुल। जैसे डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट में जो फर्स्ट हियरिंग होगी कोर्ट में, जो फर्स्ट हियरिंग होगी, राइट, फर्स्ट हियरिंग से मतलब है, मैं और इसको स्पेसिफिक करूं, डिस्प्यूट होगा तो एनी पार्टी ऑफ डिस्प्यूट, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत आसान सी बात है, डिस्प्यूट हुआ एनी पार्टी ऑफ डिस्प्यूट बिफोर हिज फर्स्ट स्टेटमेंट। बेटा बिफोर हिज फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब वो अपनी तरफ से जो भी पहला, क्योंकि अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कभी तो आप अपना पहला स्टेटमेंट दोगे, आपको बुलाया जाएगा ना कोर्ट में, तो जब भी आप अपना पहला स्टेटमेंट दोगे उससे पहले में अप्लाई फॉर आर्बिट्रेशन, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो पहले से है ही। तो जिस दिन कोर्ट में, मान लीजिए दूसरी पार्टी ने कोर्ट में केस कर दिया तो कर दिया, अब आपको बुलाया गया, तो जिस दिन आपका पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा कहीं पे भी कोर्ट में या कहीं जुडिशियल अथॉरिटी में, आपने उससे पहले ही आपको बोल देना है कि सर हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो इस मैटर को आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करो। यदि जज साहब को लगा आपके बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है क्योंकि आप कोई सबूत नहीं दे पाए, तो उस केस में जज साहब मना कर देंगे। वरना अगर आपने कहा कि सर हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो जज साहब आपके केस की सुनवाई रोक देंगे और मैटर आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर देंगे। ठीक है, एक चीज। अच्छा, ये जो अब एप्लीकेशन लगाओगे ना बिफोर फर्स्ट में अप्लाई फॉर, बट इसके साथ में विद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी जरूर लगा देना, क्योंकि जज साहब को पता कैसे चलेगा, बोलने से थोड़ी मानेंगे कोई जज साहब को, आपको जज साहब को सबूत चाहिए होते हैं भाई साहब, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी लगाओ कि सर देखो ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। एक चीज, ओरिजिनल कॉपी हो या ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी है, तो ओरिजिनल हो तो बेटर है,
नहीं तो ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी हो। अब मान लीजिए आपका जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो दूसरी पार्टी के पास पड़ा है, नॉट अवेलेबल, क्योंकि दूसरी जिसने कोर्ट में केस करा, और आपके पास उसकी फोटोकॉपी भी नहीं है, आपके पास वो भी नहीं है, अब आप फंस गए। अपन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, आर्बिट्रेशन का भी एग्रीमेंट था, वो आपके पास रखा था, अपने जो डिस्प्यूट हुआ आप कोर्ट में चले गए, मैंने कोर्ट में जाते पहले दिन ही बोल दिया, मैंने कहा सर हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, इस मैटर को आर्बिट्रेशन से कराओ। आर्बिट्रेशन की एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास में, आप मुझे है ही, मेरे पास है ही नहीं, ओरिजिनल आपके पास है, आप मुझे दे नहीं रहे, और मैं जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगाऊंगा कि आर्बिट्रेशन कर दो तो मुझे एग्रीमेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी। अब जज साहब कहेंगे भाई तुम्हारे बीच में अगर आर्बिट्रेशन तो लाओ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मैंने कहा साहब वो तो नहीं है, वो इसके पास पढ़ाई दे नहीं रहा। तो जज साहब को ये अधिकार है कि जज साहब दूसरी पार्टी को ये बोले कि भैया मैं कोर्ट को प्रे कर रहा हूं कि सर इसको बोलो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी मुझे दे, या आपको दे, या सर्टिफाइड कॉपी दे। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से अवेलेबल नहीं है, राइट, तो ऐसे केस में द पार्टी सो अप्लाइंग फाइल एप्लीकेशन along with a copy of arbitration agreement and petition praying to court to call upon other party to produce the। बहुत छोटी सी बात है, इतना कोई लंबा चौड़ा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो भाई साहब आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करो कि सर इसके पास में है, ये दे नहीं रहा। जज साहब फिर जो भी उचित आदेश होगा पुलिस को बोलेंगे भैया इसको रिकवर करो इससे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इसके घर की छानबीन करो, इससे पूछो। पहले तो जज साहब भी पूछेंगे कोर्ट में, वो झूठ बोलेगा तो जज साहब ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। If any issue is pending before judicial authority, arbitration may be commenced or continued and on an award can be made। अगर कोर्ट में केस चल रहा है, ये तो हो गया मैंने तब के लिए बोला आपको दोनों पॉइंट, तो जब आपका भी कोर्ट में केस स्टार्ट हुआ है और पहले ही आपने आर्बिट्रेशन के लिए बोल दिया, तो जज साहब आपकी बात सुन लेंगे और आपको आर्बिट्रेशन के लिए अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर बाई चांस कोर्ट में केस चल रहा है, मीनवाइल अभी हो गई 2-3 हियरिंग, शुरू में आपने नहीं बोला कोई दिक्कत बात नहीं, जब तक जज साहब का फैसला नहीं आ जाता तब तक आप आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने करने हैं ये पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन, राइट। लेकिन ये याद रखना आपको, है ना, हमेशा जो आर्बिट्रेटर डिसाइड करने हैं वो हमेशा ऑड नंबर्स में करने हैं, 1 3 5 ऐसे, ये याद रखिएगा। आप एक भी कर सकते हैं, राइट। इफ पार्टीज डू नॉट डिसाइड देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर। अगर दोनों पार्टीज डिसाइड कर ले, याद रखिए बस ऑड नंबर्स में हो 1 3 5, इसलिए क्योंकि वरना मेजॉरिटी नहीं बन पाएगा ना। कल को 2 आर्बिट्रेटर में आपस में डिस्प्यूट हो गया तो क्या करेंगे फिर, मतलब उनकी ओपिनियन कंसिस्टेंस नहीं बन रही है, अब तो ऐसे केस में फिर क्या करेंगे। इसीलिए प्रावधान बनाया गया कि भैया 1 3 5 तो मेजॉरिटी बन जाएगी। हाँ, अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो एक तो है। अब आर्बिट्रेटर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ही मस्ट बी पर्सन ऑफ नेशनैलिटी ऑफ इंडिया का होना चाहिए, राइट, मे बी एन आर्बिट्रेटर। लेकिन अगर दोनों पार्टीज रेडी हैं तो कोई और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं इंडिया का होना चाहिए क्योंकि उसे इंडिया के लॉ पता हो। लेकिन अगर दोनों पार्टीज को रेडी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में आर्बिट्रेटर किसी भी कंट्री का हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहली चीज, आर पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर। दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर लें कि एक तो कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर रखने हैं, कौन सी कंट्री का रखना है और कैसे अपॉइंट करना है, राइट। पार्टीज टू डिसाइड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है, उसकी नेशनैलिटी और हाउ टू अपॉइंट। अच्छा, अब मैं आपको उसमें प्रोसेस समझाता हूं। देखो, अगर आपको एक ही आर्बिट्रेटर रखना है, दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड कर ले। दो सिचुएशन, सिचुएशन 1 और 2। सिचुएशन 1 की बात करते हैं। अगर 3 आर्बिट्रेटर आपको अपॉइंट करने हैं, फर्स्ट एक करना है तो दोनों पार्टी आपस में मिलकर कर ले, 2 होंगे नहीं तो फिर 3 हो गए, 5। 3 करने तो दोनों पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले, और ये जो 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे जो कि प्रिजाइडिंग होगा, यानी जो इन तीनों का हेड होगा, ठीक है। अब इसमें होना क्या है, अगर जो पार्टीज हैं वो 30 दिनों के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाते, ठीक है, देखो, if a party fails to appoint arbitrator within 30 days from the receipt of a request, और दोनों मिलकर तीसरे को 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पा रहे, यानी हमने क्या बोला 3 अपॉइंट करने, तो दोनों पार्टी एक एक कर दे, और दोनों आर्बिट्रेटर जो अभी अपॉइंट हुए वो मिलकर तीसरा अपॉइंट करेंगे। अब मान लीजिए दो आर्बिट्रेटर हैं जिन दोनों पार्टीज को अपॉइंट करना है, वो दोनों पार्टीज 30 दिनों के अंदर भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पाई, या ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर अगले 30 दिनों में एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए, तो फिर उस केस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट। दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट में चली जाएगी, भाई हम 2 पार्टी से, मैं कह रहा हूं यार तू तेरा वाला आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर, मैं मेरा वाला करता हूं, मैंने मेरा वाला कर दिया, आप कर ही नहीं रहे, 30 दिन हो गए यार,
तो फिर क्या करेंगे, या हम दोनों ने अपॉइंट कर दिया, दोनों मिलकर तीसरा नहीं कर पा रहे, तो हम दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट में जाए, बोले सर आप ही अपॉइंट कर दो, हमसे तो हो नहीं पा रहा। अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, राइट, इन एन आर्बिटर विद सोल एग्रीमेंट, इफ द पार्टी फेल्स टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 days, वन पार्टी फ्रॉम अदर पार्टी देन मेड अ रिक्वेस्ट टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर मान लीजिए दोनों पार्टीज में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड नहीं कर पा रही किसी भी वजह से, कोई भी कारण है, तो उस केस में या ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट में जाके कोर्ट को बोलो, कोर्ट अपॉइंट करेगा। Right. Where number under the appointment procedure agreed upon by the parties, a party fails to act as required under the process, or the parties or two appointed arbiter fails to reach an agreement expected to them, or including an institution fails to perform any function protested, then the party may request to take necessary measures। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा है जी, सिंपल सी बात यह है कि दोनों पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रही, अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे आप मिलकर, या भी अलग अलग, आर्बिट्रेटर डिसीजन नहीं ले पा रहा, मान लीजिए अपॉइंट कर दिया, या कोई जुडिशियल अथॉरिटी को हमने रेफर किया ना, आईसीआई वगैरह को, कई बार आईसीआई को, जैसे मान लीजिए दो चार्टेड अकाउंटेंट्स की आईसीआई को अपॉइंट कर दिया, सीएसईएमए के बीच में आईसीएमए को अपॉइंट कर दिया, वो लोग मिलकर डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में फिर आप कोर्ट को बोले, कोर्ट अप्रोप्रिएट फैसला देगा अपने हिसाब से, जो वो बोलेगा वो फाइनल रहेगा। The designation of any person or institution by Supreme Court, as the case may be, the High Court, for the purpose of this section, shall not be regarded as delegation of judicial power। आपके काम करनी है, छोड़ दीजिएगा। The decision of the Supreme Court or the High Court, or the person or institution designated by High Court shall be final. No appeal, including the letters patent appeal, shall be lie against such decision। अगर चूंकि हमने तो आर्बिट्रेटर दिया था और हमने कहा था आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग भी होगा, अब तुमसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हुआ, या तुमने जिस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करा वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, या जो भी रीजन है, अल्टीमेटली कोर्ट में जाना पड़ा, अब जो कोर्ट का फैसला आएगा भाई साहब वो रहेगा बाइंडिंग, तो वो तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा आर्बिट्रेशन। इसके बाद में देखते हैं कॉन्सिलेशन और कॉन्सिलेटर कौन होता है, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे मीडिएशन और फिर लोक अदालत। तो फटाफट से देख लेते हैं मीडिएशन के बारे में। मीडिएशन क्या होता है, सॉरी कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन में क्या होता है, जब पार्टीज टू डिस्प्यूट यूज a conciliator who meets with the parties separately to resolve the differences. It includes a discussion among the parties and with the aim to explore sustainable and equitable resolution, the targeting the existing issue and creating options for the settlement that are acceptable to all the parties, right? They do this by interpreting issues, providing technical assistance and exploring potential solution। अब ये arbitration से थोड़ा easy है, arbitration ना थोड़ा सा कोर्ट जैसा है, जो आर्बिट्रेटर आएगा वो दोनों की बात सुनेगा, अपना फैसला देगा, मानना पड़ेगा। कॉन्सिलेशन थोड़ा इजी, सॉफ्ट मैनर एक्चुअली यार। कॉन्सिलेशन सॉफ्ट मैनर कैसे, सॉफ्ट मैनर कॉन्सिलेशन इसलिए है क्योंकि कॉन्सिलेशन में क्या होता है बेसिकली कि जो कॉन्सिलेटर है वो दोनों की बात सुनेगा, दोनों से मिलकर बात करता है, दोनों के इश्यूज को समझता है, उनसे कुछ इस तरह का कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, एग्जिस्टिंग जो भी इशू है उस पर बात करेगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज अगर रिक्वायर्ड है तो अपना टेक्निकल कंसर्न देगा, और फिर कुछ इस तरह का पोटेंशियल सोल्यूशन निकालेंगे, और उस पर भी नेगोशिएशन, यानी दोनों पार्टीज के सामने वो पोटेंशियल इशू रखेंगे और उसके ऊपर भी हम नेगोशिएशन करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो कॉन्सिलेशन एक सॉफ्ट तरीका है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। फीचर्स क्या है कॉन्सिलेशन के, इट्स अ वॉलंटरी, राइट, दोनों पार्टीज आपस में मिलकर डिसाइड कर सकती हैं। फ्लेक्सिबल, allowing parties to define the time, structure and content of conciliation, parties मिलकर डिसाइड कर लें कब करना है, कैसे करना है। Proceedings are not public, यानी confidential होता है, तो ये एक अच्छी चीज। Conciliator when proposing a settlement takes into account the legal, commercial and financial positions of the parties। जो भी हमारा conciliator है वो कॉन्सिलेटर दोनों पार्टीज की बात सुनेगा, फिर अपना लीगल, कमर्शियल या जो भी अपना फाइनेंशियल एस्पेक्ट उनको लगाएगा, पार्टीज की भी फाइनेंशियल पोजीशन देखता है, पार्टीज की कमर्शियल नॉलेज कितनी है वो भी देखता है, उसके आधार पे। कॉन्सिलेटर इज यूजुअली अ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड न्यूट्रल पर्सन हु फैसिलिटेट्स नेगोशिएशन। न्यूट्रल पर्सन है, दोनों की तरफ नहीं है, वो जो एक्चुअल होगा वो बोलेगा, और इसमें सबसे अच्छी बात जो ना वो नेगोशिएशन, दोनों पार्टीज आपस में नेगोशिएशन कर सकती है। द प्रोसेस इज रिस्क फ्री एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। एकदम रिस्क फ्री प्रोसेस है, दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, दोनों पार्टीज जो हैं अपने अपने हिसाब से इसको जो है सॉल्व कर सकती है। कॉन्सिलेटर देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर यूजुअली वन कॉन्सिलेटर इज अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज कैन अपॉइंट सोल कॉन्सिलेटर बाय म्यूचुअल कंसेंट।
नो, देयर इज नो बार टू अपॉइंट टू और मोर, वो आपकी इच्छा है, आप एक करो, एक से ज्यादा करो। कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग्स विद 3 कॉन्सलेटर्स ईच पार्टी, सेम प्रोसेस है। अगर आपने एक रखो, दो रखो, तीन रखा, तो दोनों पार्टी मिलकर एक अपॉइंट करेंगे, एक एक, और फिर जो दोनों आर्बिट कॉन्सलेटर अपॉइंट हुए वो मिलकर तीसरा कॉन्सलेटर अपॉइंट करेंगे, राइट। सेम, द थर्ड कॉन्सलेटर इज अपॉइंटेड बाय द पार्टीज बाय म्यूचुअल कंसेंट, राइट। दोनों पार्टी, सेम ही प्रोसेस है, एक एक दोनों अपॉइंट कर दो और फिर दोनों मिलकर तीसरा अपॉइंट करें। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि चाहे तो तीनों को कौन अपॉइंट कर सकती है, पार्टीज मिलकर अपॉइंट कर सकती है। आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता है। आर्बिट्रेशन में अगर तीन आर्बिट्रेटर है तो एक एक को दोनों पार्टी अपॉइंट करेंगी और वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरे को करेंगे। यहाँ तीनों को ही पार्टीज अपॉइंट कर सकती है। Qualities of conciliator: the conciliator is supposed to be impartial and conduct the conciliation proceedings in an impartial manner. Conciliator is supposed to be impartial, impartial इसलिए क्योंकि लाजमी सी बात है, इंडिपेंडेंट है तो होना ही चाहिए, और impartial manner में उसको सॉल्व करें। They are guided by the principle of objectivity, fairness and justice, and by the usages of the trade concern and the circumstances surrounding the dispute, including any previous business practices। जो वो कॉन्सिलेटर है वो ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबाइस्ड, फेयरनेस एंड जस्टिस, जो भी यूसेजेस ऑफ ट्रेड कंसर्न मतलब जो बिजनेसेस को ध्यान में रख के, जो भी सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के उनको ध्यान में रखेगा, और पार्टीज के बिजनेस के बारे में भी ध्यान में रखकर, यानी सब बातों को ध्यान में रखकर फैसला देगा। The conciliator is not bound by the rules of procedural evidence। ये उस वैसे नहीं, कोई एविडेंस वगैरह का नहीं, दोनों पार्टी की बात, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है अपने को यार। Conclusion is of conciliator: the conciliator does not give any award or order। यहाँ award का मतलब इनाम नहीं है, award का मतलब फैसला है। No consensus could be arrived at between the parties, the conciliatory proceedings fails, party can resort to the arbitration। arbitration में फैसला बाइंडिंग होता है। यदि conciliation में नहीं कोई डिसीजन निकल पा रहा दोनों पार्टीज के बीच में, या कॉन्सिलेटर डिसीजन नहीं दे पा रहा है, या उसकी बात दोनों पार्टीज को समझ में नहीं आ रही, कोई चिंता की बात नहीं, दोनों पार्टीज जो हैं आर्बिट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में मीडिएशंस: डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू मीडिएशन वॉलंटरी, इनफॉर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। वॉलंटरी तो है ही, इनफॉर्मल है। It includes party-centric approach where neutral third party assists parties amicably resolving their dispute by using communication and negotiation। तो ये तरीका थोड़ा सा आसान है। इसमें होता क्या है, दोनों पार्टी को बिठा लेंगे, दोनों पार्टी सामने बिठाएंगे। आर्बिट्रेशन में तो क्या होता है कि वो दोनों की बात सुनेगा, फैसला देगा। कॉन्सिलेशन में दोनों की बात सुनेगा, बाद में सोल्यूशन बताएगा। यहाँ तो वो दोनों को सामने बिठाएगा, सामने बैठो दोनों, दोनों की बात सुनेगा, और बेसिकली दोनों पार्टी आपस में डिस्कशन कर रही है, वो तो खाली उनकी हेल्प कर रहा है। Involvement of the parties in control over whole process is peculiar to dispute resolution। The mediator only acts as a facilitator in helping the party। तो कहा ना, वो कोई सोल्यूशन नहीं देता, वो कोई डिस्प्यूट भी रिजॉल्व नहीं कर रहा, वो तो बेसिकली दोनों पार्टी को बैठा देगा, बोले करो बात भाई, तुम दोनों क्या तुम्हारा करो दोनों बात। वो दोनों आपस में बात करेंगे, दोनों आपस में बात करने के बाद में जैसे भी वो बात कर लेंगे, उसके बाद में वो तो उनकी हेल्प करेगा कि भाई वो कह रहा है भाई गलत बात तो है, देखो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा बोले यार बात इसकी भी सही है, सॉल्यूशन तो तुमको ये करना चाहिए था। इस तरीके से हेल्प करता है। द मीडिएटर मेक्स नो डिसीजन अबाउट, हाँ तो जब वो डिसीजन दे ही नहीं रहा तो क्यों देगा। इन मीडिएशन प्रोसेस ईच साइड मीट्स विद एन एक्सपीरियंस्ड न्यूट्रल मीडिएटर, राइट। एक्सपीरियंस्ड और न्यूट्रल इसलिए क्योंकि, न्यूट्रल तो इसलिए चाहिए क्योंकि अनबाइज्ड हो, एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि वही हेल्प कर पाएगा। द सेक्शन बिगिंस विद ईच साइड डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम एंड रिजोल्यूशन दे डिजायर विद एम्यूलेटेड बाय कंडक्टिंग सेपरेट एंड जॉइंट मीटिंग्स क्यूमुलेटिवली। अब सामान्य तौर पे तो देखो जॉइंट मीटिंग होती है, दोनों को बैठा देते हैं, जरूरत पड़ती तो कभी अलग से ले जाके समझाते हैं कि यार देख तू ये गलत बात बोल रहा है, ऐसा मत करे, ये तूने जो बोला ये गलत है, इसको ऐसा, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। The advantages of this mediation are that agreement which is that of parties themselves, the dispute is quickly resolved with a great stress, right, sorry without great stress and expenditure। तो थोड़ा आसान हो जाता है और पार्टीज के रिलेशनशिप भी खराब नहीं होते, तो ये एक अच्छा तरीका होता है। उसके बाद में आता है लोक अदालत। देखिए लोक, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है लोक अदालत के बारे में। बेसिकली लोक अदालत कोर्ट जो होती है उसने छोटी छोटी इस तरह की लोक अदालत बना रखी है कि भाई लोग जो है कोर्ट में जाते हैं, वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। लोक अदालत एक तरीके से कोई एक सरकारी डिपार्टमेंट या कुछ इस तरह का सरकार के द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ तो वो आपको कुछ लॉ के प्रोविजंस या लीगल एक्ट, सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है, उसकी हेल्प से अपॉइंट करते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, काम का नहीं है एग्जाम के हिसाब से, राइट।
तो ये आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट एटीआर का।